अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसे सफ़र का आगाज़ करने जा रहे हैं जो हमें ले जाएगा एक खूबसूरत और कॉम्प्लेक्स मुल्क की तरफ, फिलीपींस। दोस्तों, फिलीपींस की हिस्ट्री सिर्फ एक मुल्क की कहानी नहीं, बल्कि एक पूरी सिविलाइजेशन की कहानी है जो हज़ारों साल पुरानी है। हर दौर में, हर समाज और हर कल्चर ने इस मुल्क को शेप किया। आज हम पार्ट 1 में सिर्फ और सिर्फ उस एरा की बात करेंगे जो स्पेनिश कॉलोनाइजेशन से पहले था, यानी एंशिएंट और प्री कॉलोनियल फिलीपींस। ज्योग्राफी और ओरिजिन्स। फिलीपींस एक आर्चिपेलागो है, यानी छोटे और बड़े जज़ायर का एक सिलसिला। आज के दौर में ये मुल्क 7000 से ज्यादा आइलैंड्स पर मुश्तमिल है। ये जज़ायर पैसिफिक ओशन के वेस्टर्न हिस्से में साउथ चाइना सी और सेलेबस सी के दरमियान वाक़े हैं। ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन ही थी जिसने फिलीपींस को हमेशा एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग और कल्चरल हब बनाया। दोस्तों सोचिए, एक मुल्क जो एशिया के सेंटर में है, जहां से हर तरफ समंदरी रास्ते गुजरते हैं। इस लोकेशन की वजह से फिलीपींस का कल्चर सिर्फ लोकल ट्रेडिशंस तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि चाइना, इंडिया, मलेशिया, अरब और जापान तक के इन्फ्लुएंस यहां पहुंच गए। ऑस्ट्रोनेशियन माइग्रेशन। फिलीपींस की सबसे पहली हिस्ट्री ऑस्ट्रोनेशियन पीपल से स्टार्ट होती है। रिसर्च के मुताबिक 3000 बीसी के करीब ताइवान और सदर्न चाइना के लोग फिलीपींस के आइलैंड्स में माइग्रेट हुए। ये लोग स्किल्ड नेविगेटर्स थे जो अपनी बोट्स और कनूस के जरिए समंदर के रास्ते नए जज़ायर तलाश करते रहे। उनका लैंग्वेज फैमिली, जिसे हम ऑस्ट्रोनेशियन लैंग्वेजेस कहते हैं, आज भी फिलीपींस की लोकल लैंग्वेजेस में मौजूद है। फिलिपिनो, तगालोग, सेबुआनो, इलोकानो सब ऑस्ट्रोनेशियन रूट से जुड़ी हुई हैं। ये माइग्रेंट अपने साथ फार्मिंग टेक्निक्स, पॉटरी और वीविंग लाए। उन्होंने राइस कल्टीवेशन और फिशिंग को इंट्रोड्यूस किया, जो आज भी फिलिपिनो कल्चर का बुनियादी हिस्सा है। अर्ली सोसाइटी और बरंगाई सिस्टम। स्पेनिश के आने से पहले फिलीपींस एक सेंट्रल मोनार्की या एम्पायर नहीं था। यहाँ के लोग बरंगाई सिस्टम में रहते थे। बरंगाई एक छोटी कम्युनिटी होती थी जो लगभग 30 से 100 फैमिलीज पर मुश्तमिल होती थी। हर बरंगाई का लीडर होता था, जिसे दाटू कहा जाता था। बरंगाई एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल और सोशल यूनिट होती थी। हर दाटू अपनी कम्युनिटी के फैसले करता, डिस्प्यूट सॉल्व करता और उनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी उठाता। अगर किसी दाटू का बरंगाई ज्यादा पावरफुल होता तो वो पड़ोसी बरंगाइज पर इन्फ्लुएंस डालता। दोस्तों, इस सिस्टम को समझना जरूरी है क्योंकि फिलीपींस का पॉलिटिकल और कल्चरल स्ट्रक्चर इसी डिसेंट्रलाइजेशन पर बेस करता था। इस वजह से स्पेनिश के लिए अलग अलग कम्युनिटीज को कॉन्कर करना इजी था, क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी जो यूनाइट कर सके। सोशल क्लासेस। प्री कॉलोनियल फिलीपींस में एक स्ट्रक्चर्ड सोशल सिस्टम था। 1. दाटू और नोबिलिटी, यानी महारलिका। ये लोग रूलिंग और वॉरियर क्लास होते थे। दाटू का स्टेटस हेरिडिटरी होता और उनके पास लैंड ओनरशिप और पावर होती। तिमावा, ये फ्री मैन थे जो फार्मिंग और ट्रेडिंग करते थे। ये दाटू की प्रोटेक्शन के बदले टैक्सेस देते। 3. अलिपिन, ये लोअर क्लास या सर्वेंट्स होते। कुछ स्लेव्स वॉर के प्रिजनर्स होते, जबकि कुछ डेट की वजह से बॉन्डेड लेबर बन जाते। इस सिस्टम से क्लियर होता है कि फिलीपींस एक ऑर्गेनाइज्ड और हायरार्किकल सोसाइटी था, जहां हर क्लास का एक रोल और जिम्मेदारी होती थी। ट्रेड और इकोनॉमी। फिलीपींस की इकोनॉमी प्री कॉलोनियल दौर में एग्रीकल्चर और ट्रेड पर बेस करती थी। राइस, कोकोनट, शुगर केन, बनाना और यैम जैसे क्रॉप्स ग्रो होते। फिशिंग और हंटिंग भी जिंदगी का बुनियादी हिस्सा था। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस थी ट्रेड को। फिलीपींस के आइलैंड्स ट्रेड के लिए एक सेंटर बन गए। चाइनीज मर्चेंट सिरामिक्स, सिल्क और पोर्सिलिन लेकर आते। इंडियन ट्रेडर्स स्पाइसेस और कल्चरल एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस करते। अरब ट्रेडर्स इस्लाम और अरबिक स्क्रिप्ट लेकर आए। दोस्तों, इमेजिन कीजिए, एक स्मॉल बरंगाई के बाजार में चाइनीज सिरामिक्स बिक रहे हैं, इंडियन बीड्स डेकोरेट किए जा रहे हैं और अरब ट्रेडर्स कुरानिक वर्सेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये डाइवर्सिटी ही फिलीपींस को एक यूनिक कल्चर बनाती है। रिलीजन और बिलीफ्स। स्पेनिश से पहले फिलीपींस की अपनी इंडिजिनस बिलीफ सिस्टम थी, जिसे हम एनिमिज्म कहते हैं। इस सिस्टम में लोग नेचर को डिवाइन समझते थे। हर रिवर, माउंटेन और ट्री में एक स्पिरिट होती थी।
शामन्स या स्पिरिचुअल लीडर्स को बाबाइलान कहते थे। बाबाइलान ज्यादातर विमेन होती थी और उनका रोल सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट था। वो रिचुअल्स, हीलिंग और कम्युनिकेशन विद स्पिरिट्स करती थी। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्री कॉलोनियल फिलीपींस एक मेट्रियार्कल सोसाइटी के बहुत करीब था। विमेन को लीडरशिप और स्पिरिचुअलिटी में इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती थी। अराइवल ऑफ इस्लाम। 14th सेंचुरी में अरब और मले ट्रेडर्स ने इस्लाम को इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहले इस्लाम सदर्न फिलीपींस यानी मिंडानाओ और सुलू में आया। वहां सुलू सल्तनत और मगिंडानाओ सल्तनत एस्टैब्लिश हुए। इस्लाम ने एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल और रिलीजियस स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया। मॉस्क्स बनने लगे, इस्लामिक लॉ इंप्लीमेंट होने लगी और अरेबिक स्क्रिप्ट लिखी जाने लगी। दोस्तों, इस्लाम का इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग था कि जब स्पेनिश 1521 में फिलीपींस आए तो उनको सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस मुस्लिम मिंडानाओ के लोगों ने दिया। कल्चर एंड डेली लाइफ। प्री कॉलोनियल फिलीपींस का लाइफस्टाइल सिंपल लेकिन रिच था। घर बैम्बू और नीपा पाम से बनते, कपड़े कॉटन और अबाका फाइबर से बने होते। ज्वेलरी और टैटूज सोसाइटी के स्टेटस का सिंबल होते। म्यूजिक और डांस डेली लाइफ का हिस्सा थे। इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कुलिंटंग यानी गोंग इंस्ट्रूमेंट और बैम्बू फ्लूट्स यूज होते। वेडिंग्स और फेस्टिवल्स में ट्रेडिशनल डांसेस परफॉर्म किए जाते। लिटरेचर ओरल ट्रेडिशन पर बेस्ड था। लेजेंड्स, एपिक्स और प्रोवर्ब्स जेनरेशन टू जेनरेशन ओरली पास होते रहे। हुदहुद और बियाग नीलामंग जैसे एपिक्स इस एरा की क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को दिखाते हैं। फॉरेन इन्फ्लुएंसेस। फिलीपीन स्पेनिश के आने से पहले ही मल्टीपल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस से गुजर चुका था। चाइनीज की वजह से ट्रेड, सिरामिक्स और सिल्क का इन्फ्लुएंस आया। इंडियन ट्रेडर्स हिंदू एपिक्स, संस्कृत वर्ड्स और कल्चरल मोटिव्स इंट्रोड्यूस किए। अरब और मले ट्रेडर्स ने इस्लामिक आर्किटेक्चर और राइटिंग को इंट्रोड्यूस किया। जापानीज ने वेपन्स और मेटल वर्क्स इंट्रोड्यूस किए। दोस्तों, ये इन्फ्लुएंसेस ने फिलीपींस को एक कल्चरल मेल्टिंग पॉट बना दिया। इस वजह से फिलिपिनो कल्चर एक डायनामिक और डाइवर्स मिक्स बन गया। लेगेसी ऑफ प्री कॉलोनियल फिलीपींस। स्पेनिश ने जब अराइव किया तो उनको एक एडवांस्ड और स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी मिली। बरंगाई सिस्टम, एग्रीकल्चर, ट्रेड नेटवर्क्स और रिलीजन सब एग्जिस्ट करते थे। लेकिन स्पेनिश ने इस सब को ट्रांसफॉर्म कर दिया और अपनी कॉलोनियल रूल एस्टैब्लिश कर दी। लेकिन दोस्तों, प्री कॉलोनियल फिलीपींस की लेगेसी आज भी जिंदा है। लोकल लैंग्वेजेस, फोक ट्रेडिशंस, इस्लामिक हेरिटेज और इंडिजिनस प्रैक्टिसेस अभी तक फिलिपिनो आइडेंटिटी का पार्ट हैं। अभी हम फिलीपींस की हिस्ट्री के सबसे ड्रामेटिक और टर्निंग पॉइंट वाले दौर में पहुंच गए हैं। वो वक्त जब स्पेनिश कॉलोनाइजर्स ने इस आर्किपेलागो को अपनी एम्पायर का हिस्सा बनाया। 1521 से 1898 तक के 377 साल दोस्तों फिलीपींस के लिए एक ऐसे एरा का निशान है जहां एक तरफ रिलीजन, एजुकेशन और कल्चर ट्रांसफॉर्म हुआ, लेकिन दूसरी तरफ एक्सप्लॉयटेशन, ऑपरेशन और रेजिस्टेंस ने भी जन्म लिया। मजेलन और स्पेनिश अराइवल 1521। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फर्डिनेंड मजेलन की। 1521 में मजेलन, जो पोर्चुगीज नेविगेटर था लेकिन स्पेनिश क्राउन के लिए सेल कर रहा था, अपनी एक्सपीडिशंस के साथ फिलीपींस पहुंच गया। मजेलन ने समार और लेटे आइलैंड्स पर पहली बार एंकर ड्रॉप किया। यहां उसका लोकल रूलर्स से मुलाकात हुई। सबसे अहम इंसिडेंट हुआ सेबू में, जहां मजेलन ने राजा हुमाबॉन और उसकी वाइफ को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया। ये फिलीपींस में क्रिश्चियनिटी का ऑफिशियल आगाज था। लेकिन दोस्तों, सब कुछ इतना आसान नहीं था। मजेलन ने मैक्टन आइलैंड पर एक बैटल लड़ी जो फिलिपिनो हीरो लापू लापू की लीडरशिप में थी। लापू लापू ने स्पेनिश इन्वेजन का मुकाबला किया और मजेलन इसी बैटल में मर गया। ये इंसिडेंट फिलीपींस की रेजिस्टेंस हिस्ट्री का पहला गोल्डन चैप्टर था। स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट और कॉलोनाइजेशन 1565 ऑनवर्ड्स। दोस्तों, मजेलन की मौत के बाद स्पेनिश ने तुरंत फिलीपींस पर कंट्रोल नहीं किया, लेकिन 1565 में मिगेल लोपेज दी लेगास्पी के लीडरशिप में स्पेनिश ने सेबू में पहली परमानेंट सेटलमेंट एस्टैब्लिश की। इसके बाद ग्रेजुअली लुजॉन और विसायस में उन्होंने अपना कंट्रोल बढ़ाया। 1571 में स्पेनिश ने मनीला कैप्चर किया और उसे अपनी कॉलोनियल कैपिटल बना दिया। मनीला एक स्ट्रेटेजिक सिटी थी जहां से स्पेनिश अपना पूरा एशिया पैसिफिक ट्रेड कंट्रोल कर सकते थे। फिलीपींस से चाइनीज सिल्क, पोर्सिलिन और स्पाइसेस एक्सपोर्ट होते, वापस में सिल्वर और लग्जरी गुड्स आती। ये ट्रेड स्पेन की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन फिलिपिनोज के लिए इसका फायदा लिमिटेड था। ज्यादातर वेल्थ स्पेनिश एलीट और चाइनीज मर्चेंट्स के हाथ में चली गई। सोसाइटी और एनकोमिएंडा सिस्टम।
दोस्तों, स्पेनिश ने फिलीपींस में अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करने के लिए एनकोमिएंडा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इस सिस्टम में स्पेनिश ऑफिशियल्स को एक टेरिटरी मिलती थी जहां उनको टैक्सेस और लेबर कलेक्ट करने का राइट होता था। लेकिन दोस्तों, असल में ये सिस्टम एक्सप्लॉयटेशन का जरिया बन गया। लोकल फिलिपिनोस को फोर्स्ड लेबर और हेवी टैक्सेशन का सामना करना पड़ा। इसके अगेंस्ट बहुत सी रिवॉल्ट्स हुई। सोसाइटी में एक क्लियर डिवाइड बन गया। पेनिनसुलारिस, स्पेन से आए प्योर स्पेनिश लोग। इंसुलारिस या क्रियोलोस, जो फिलीपींस में पैदा हुए स्पेनिश डिसेंट के लोग। मेस्टिजोस, जो स्पेनिश और लोकल ब्लड का मिक्स होते थे। इंडियोस, जो लोकल फिलिपिनोस को जिन्हें लोअर स्टेटस में रखा गया था। एजुकेशन और कल्चर। स्पेनिश रूल ने एक तरफ एक्सप्लॉयटेशन किया, लेकिन दूसरी तरफ एजुकेशन और कल्चर में एक रिवॉल्यूशन भी आया। जेजुइट और डोमिनिकन स्कूल्स एस्टैब्लिश हुए। प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस हुई और पहली बुक्स लोकल लैंग्वेजेस में पब्लिश हुई। कैथोलिक रिचुअल्स, फेस्टिवल्स और आर्किटेक्चर ने फिलिपिनो कल्चर को डीपली ट्रांसफॉर्म किया। मनीला में इंट्रामुरस जैसे स्टोन सिटीज बने। लोकल रिवोल्ट्स अगेंस्ट स्पेनिश। दोस्तों, 16th से 19th सेंचुरी तक मल्टीपल रिवोल्ट्स हुए। हर जगह लोग स्पेनिश ऑपरेशन के खिलाफ खड़े हुए। द गोवाई रिबेलियन 1744 to 1829, बोहोल आइलैंड पर सबसे लंबी रिवोल्ट 85 इयर्स तक चली। डिएगो सिलांग रिवोल्ट 1662 to 1663, इलोकोस रीजन में लोकल फ्रीडम मूवमेंट। मल्टीपल रिलीजियस अपराइजिंग्स, जहां लोकल लीडर्स ने चर्च के पावर के खिलाफ खुद को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। ये सब रिवोल्ट्स दिखाते हैं कि फिलिपिनोस कभी भी अपनी आजादी की डिमांड को छोड़ते नहीं थे। 19th सेंचुरी, रिफॉर्म्स और नेशनलिज्म। 19th सेंचुरी फिलीपींस के लिए एक नए दौर का आगाज था। स्पेन की एम्पायर डिक्लाइन कर रही थी और दुनिया इंडस्ट्रियल और मॉडर्न बन रही थी। इस दौर में फिलिपिनो इंटेलेक्चुअल्स ने स्पेनिश ऑपरेशन के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। सबसे इंपॉर्टेंट था प्रोपेगेंडा मूवमेंट। इस मूवमेंट के लीडर्स यूरोप में बेस्ड फिलिपिनो इंटेलेक्चुअल्स थे। जोसे रिजाल, मार्सेलो एच डी हेल पिलार, ग्रेसियानो लोपेस जेना। उन्होंने न्यूज़पेपर्स और एसेज के जरिए रिफॉर्म्स की डिमांड की। Equality for Filipinos and Spaniards, representation in Spanish courts, freedom of press and education. जोसे रिजाल ने अपने फेमस नॉवेल्स लिखी। नोली में तैंगेरे 1887, एल फिलिबुस्टरिज्मो 1891। इन नॉवेल्स ने स्पेनिश इनजस्टिस और करप्शन को एक्सपोज किया। रिजाल को 1896 में एग्जीक्यूट कर दिया गया, लेकिन उनकी शहादत ने फिलिपिनो नेशनलिज्म को इग्नाइट कर दिया। कतिपुना और रेवोल्यूशन 1896। दोस्तों, जोसे रिजाल के डेथ के बाद फिलिपिनो मासेस ने आर्म्ड स्ट्रगल का रुख किया। ऑन्ड्रे बोनिफेसियो ने कतिपुना नाम की सीक्रेट सोसाइटी बनाई जो इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करना चाहती थी। 1896 में फिलिपिन रेवोल्यूशन ऑफिशियली स्टार्ट हुई। बोनिफेसियो और इमिलियो एगुनाल्डो ने स्पेनिश के खिलाफ बैटल्स लड़े। सोरिडाओ से कैविटे तक रिवोल्ट फैल गई, लेकिन एक नया होप पैदा हुआ। 1897 में बियाकना बाटो रिपब्लिक एस्टैब्लिश हुई, लेकिन स्पेनिश के साथ पीस ट्रीटी साइन करनी पड़ी। लेकिन ये स्ट्रगल अब रुकने वाली नहीं थी। एंड ऑफ स्पेनिश रूल 1898। दोस्तों, 1898 में स्पेनिश रूल का फाइनल चैप्टर लिखा गया। ये दौर स्पेनिश अमेरिकन वॉर का था। यूएस और स्पेन के दरमियान वॉर छिड़ गई और फिलीपींस इसका सेंटर बन गया। फर्स्ट में 1898 को एडमिरल जॉर्ज डीवे ने मनीला बे में स्पेनिश फ्लीट को डिफीट कर दिया। 12 जून 1898 को इमिलियो एगुनाल्डो ने फिलीपींस की इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। लेकिन दोस्तों, ये इंडिपेंडेंस शॉर्ट लिव्ड थी, क्योंकि ट्रीटी ऑफ पेरिस के जरिए स्पेन ने फिलीपींस को $20 मिलियन में अमेरिका के हवाले कर दिया। इस तरह 377 इयर्स का स्पेनिश एरा खत्म हुआ, लेकिन एक नया कॉलोनाइजर फिलीपींस के सामने खड़ा था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। स्पेनिश लेगेसी इन फिलीपींस। दोस्तों, स्पेनिश कॉलोनाइजेशन ने फिलीपींस को डीपली ट्रांसफॉर्म कर दिया। आज भी स्पेनिश लेगेसी हर जगह नजर आती है। कैथोलिसिज्म और चर्चेज, फेस्टिवल्स और ट्रेडिशंस, स्पेनिश बेस्ड सरनेम्स और वर्ड्स, सिटीज लाइक मनीला और सेबू का स्ट्रक्चर। लेकिन स्पेनिश ऑपरेशन और एक्सप्लॉयटेशन ने फिलिपिनो नेशनलिज्म को जन्म दिया, जिसने इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स को फ्यूल किया। अभी हम फिलीपींस की उस दौर का सफर करने जा रहे हैं जो इस मुल्क की तारीख का सबसे उलझा हुआ, सबसे खूनी और सबसे नया मोड़ था। ये दौर है 1898 से 1946 का, जब फिलीपींस ने पहले अमेरिका की ताकत का सामना किया, फिर जापानीज एम्पायर की कत्ल और गारत का निशाना बना और फिर आज़ादी की सुबह का दीदार किया। ये वो वक्त था जब एक मुल्क को दोबारा अपने वजूद की जंग लड़नी पड़ी। आज के इस हिस्से में हम अमेरिका के कब्जा, फिलिपीन अमेरिकन वॉर, कॉमनवेल्थ एरा, जापानीज इन्वेजन और आखिरकार आज़ादी तक का पूरा सफ़र देखेंगे। अमेरिका का कब्जा 1898 से 1902।
1898 का साल दुनिया के लिए एक नया सिलसिला लेकर आया। इस वक्त स्पेनिश अमेरिकन वॉर चल रही थी। अमेरिका ने स्पेन को हराया और ट्रीटी ऑफ पेरिस 1898 के जरिए फिलीपींस, गुआम और पोर्टो रिको अपने कब्जे में ले लिए। लेकिन दोस्तों, सोचिए जरा, जो कौम 300 साल स्पेनिश हुकूमत के नीचे घुट रही थी, जो अभी स्पेनिश रूल से छुटकर आज़ादी का सपना देख रही थी, उसके लिए यह नया अमेरिकन रूल एक और गुलामी से कम नहीं था। एमिलियो आगिनाल्डो, जो फिलीपीन रेवोल्यूशन का हीरो था, उसने जून 12, 1898 को इंडिपेंडेंस का ऐलान कर दिया था, लेकिन अमेरिका ने इसे तस्लीम नहीं किया। नतीजा, फिलीपीन अमेरिकन वॉर 1899 से 1902। ये जंग मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे खूनी और तबाहकुन जंगों में से एक थी। अमेरिका ने इस जंग को इंसर्जेंसी कहा, लेकिन असल में ये एक पूरे मुल्क का रेजिस्टेंस था। फिलिपिनो गिरिला फाइटर्स जंगलों में लड़ते रहे। अमेरिका ने स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी अपनाई। गांव जला दिए गए, लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाला गया। 10 लाख से ज्यादा फिलिपिनो मर गए, भूख, बीमारी और जंग की वजह से। अमेरिका ने आखिरकार मिलिट्री फोर्स और मॉडर्न वेपन्स के जरिए इस जंग को दबा दिया। लेकिन इस जंग ने एक बात साबित कर दी कि फिलिपिनो कौम आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अमेरिका का रूल और रिफॉर्म्स 1902 से 1935। जंग के बाद अमेरिका ने फिलीपींस में अपनी हुकूमत कायम की, लेकिन ये हुकूमत सिर्फ जोर ज़बरदस्ती नहीं थी, इसके साथ कुछ रिफॉर्म्स भी लाए गए। एक, एजुकेशन सिस्टम। अमेरिका ने इंग्लिश को ऑफिशियल ज़बान बना दिया। स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और लाइब्रेरीज कायम की गईं। एक पूरी नई जनरेशन अमेरिकनाइज्ड होने लगी। 2, इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज और पोर्ट्स बनाए गए। मनीला एक मॉडर्न शहर की शक्ल लेने लगा। 3, हेल्थ रिफॉर्म्स। हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स बनाए गए। एपिडेमिक्स का इलाज हुआ, लेकिन फिर भी गरीबी की वजह से बीमारियां बरकरार रहीं। 4, पॉलिटिक्स। 1907 में फिलिपीन असेंबली बनाई गई। धीरे धीरे फिलिपिनो लीडर्स को पॉलिटिक्स में जगह मिलने लगी। लेकिन दोस्तों, इन रिफॉर्म्स के बावजूद फिलिपिनो अवाम का एक ही मकसद था, आज़ादी। कॉमनवेल्थ एरा 1935 से 1941। 1930s तक दुनिया का नक्शा बदल रहा था। अमेरिका ने डिसाइड किया कि फिलीपींस को धीरे धीरे आज़ादी दी जाए। 1935 में फिलिपीन कॉमनवेल्थ कायम हुई। ये एक इंटरिम गवर्नमेंट थी जिसका मकसद था कि मुल्क को आज़ादी के लिए तैयार किया जाए। मनुएल एल केजोन पहले प्रेसिडेंट बने। जुज़ेपी लाउरेल और सर्जियो ओस्मेना जैसे लीडर्स उभर कर सामने आए। फिलिपिनो अपने कानून, अपनी पॉलिसी और अपनी इकोनॉमी बनाने लगे। लेकिन दोस्तों, ये आज़ादी अभी अधूरी थी। अमेरिका अभी भी डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी पर काबिज था। और फिर आई एक ऐसी तूफान की लहर जिसमें पूरा एशिया लरस गया, वर्ल्ड वॉर 2। जापानीज इन्वेजन 1941 से 1945। 7 दिसंबर 1941 को जापानीज प्लेन्स ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया। ये वो दिन था जिसने अमेरिका को ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 में खींच लिया। लेकिन उसी वक्त जापानीज ने अपने अगले टारगेट पे भी हमला किया, फिलीपींस। 8 दिसंबर 1941 को जापानीज प्लेन्स ने क्लार्क एयरबेस और मनीला पर बॉम्ब्स गिराए। 2 जनवरी 1942 को जापानीज फोर्सेस मनीला में दाखिल हो गई। फिलिपिनो और अमेरिकन फोर्सेस ने मिलकर मुकाबला किया। जनरल डगलस मैकार्थर और फिलिपिनो सोल्जर्स ने बटान और कोरिगोर में लंबी रेजिस्टेंस दी, लेकिन रिसोर्सेज की कमी और जापानीज की ताकत ने उन्हें मजबूर कर दिया। अप्रैल 1942 में बटान डेथ मार्च हुआ। 76,000 फिलिपिनो और अमेरिकन प्रिजनर्स को 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर चलाया गया। हजारों लोग बीमार होकर प्यास से या गोली से मर गए। यह मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा ह्यूमन ट्रेजेडी था। जापानीज ऑक्यूपेशन 1942 से 1945 में लोगों पर जुल्म की इंतहा थी। गांव चला दिए गए, लोगों को जबरदस्ती मजदूरी पर लगाया गया, औरतों के साथ बदसलूकी की गई। भूख और दौलत की लूट ने सोसाइटी को हिला दिया। लेकिन दोस्तों, फिलिपिनो कौम ने फिर भी हार नहीं मानी। गरिल्ला फाइटर्स जंगलों और पहाड़ों में लड़ते रहे। हर एक कदम पर रेजिस्टेंस होती रही। लिबरेशन और आज़ादी 1944 से 1946। 1944 में जनरल मैकार्थर ने अपना वादा पूरा किया, आई शैल रिटर्न। अमेरिकन फोर्सेस ने लाइटे गल्फ पर उतरकर जापानीज से जंग शुरू की। यह नेवल बैटल हिस्ट्री की सबसे बड़ी बैटल्स में से एक थी। 1945 तक मनीला को आज़ाद करवा लिया गया, लेकिन दोस्तों, इस आज़ादी की कीमत बहुत भारी थी। 1 लाख से ज़्यादा सिविलियंस मनीला मैसेकर में मर गए।
शहर तबाह हो गया, बिल्डिंग्स और हेरिटेज खाक में मिल गई। आखिरकार 1945 में जापान ने सरेंडर कर दिया। फिलीपींस फिर से अमेरिका के कब्जे में आया, लेकिन इस बार एक नई सुबह का वादा था। 4 जुलाई 1946 को फिलीपींस ने अपनी आज़ादी हासिल की। ये वो दिन था जब फिलिपिनो अवाम ने 400 साल की गुलामी के बाद अपनी पहचान हासिल की। अभी हम फिलीपींस की तारीख के उस फाइनल सफर में पहुंच गए हैं जो आज़ादी के बाद शुरू होता है और आज तक जारी है। ये दौर है 1946 से 2025 तक का, जब फिलीपींस ने एक नई कौम बनकर दुनिया में अपना मकाम तलाश किया। इस हिस्से में हम मार्कस की मार्शल लॉ, पीपल पावर रेवोल्यूशन, ओवरसीज वर्कर्स, इकोनॉमिक चैलेंजेस, दुतर्ते का वॉर ऑन ड्रग्स और मार्कस जूनियर के दौर तक के तमाम वाकयात को देखेंगे। आज़ादी के बाद का दौर 1946 से 1965 तक। 4 जुलाई 1946 को फिलीपींस ने अपनी आज़ादी हासिल की। ये दिन फिलिपिनो कौम के लिए एक नई सुबह था, लेकिन साथ ही नए चैलेंजेस भी लेकर आया। मैनुएल रॉक्सास पहले प्रेसिडेंट बने, लेकिन आज़ादी के बावजूद अमेरिका का असर ज्यादा था। फिलीपींस ने अमेरिका के साथ मिलिट्री बेसिस अग्रीमेंट साइन किया, जिसमें यूएस को सुबिक बे और क्लार्क एयरबेस जैसे मिलिट्री बेसिस यूज करने का हक मिला। इकोनॉमी अमेरिका पर डिपेंड थी, खास तौर पर शुगर और कोकोनट एक्सपोर्ट्स पर। 1950s में रमोन मैग्सेसे के दौर में हुकूमत ने गरीबों के लिए रिफॉर्म्स किए, लेकिन फिर भी फ्यूडल सिस्टम और गुर्बत बरकरार रही। मार्कस एरा और मार्शल लॉ 1965 से 1986 तक। 1965 में फर्डिनेंड मार्कस प्रेसिडेंट बने। शुरू में मार्कस को एक विजनरी लीडर समझा गया। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ब्रिजेस और हॉस्पिटल्स बनाए गए, लेकिन धीरे धीरे मार्कस एक डिक्टेटर बन गए। 1972 में मार्कस ने मार्शल लॉ ऐलान कर दिया। प्रेस की आज़ादी खत्म, ऑपोजिशन लीडर्स जेल में डाल दिए गए। थाउजेंड्स लोगों को टॉर्चर और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स का शिकार होना पड़ा। मार्कस और उनकी वाइफ इमेल्डा मार्कस ने मुल्क की दौलत लूट ली। उनके पास लग्जरी शूज और फॉरेन प्रॉपर्टीज का ढेर जमा हो गया। इस दौर में करप्शन और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस ने मुल्क को झंझोड़ा। पीपल पावर रेवोल्यूशन 1986 में। 1983 में ऑपोजिशन लीडर बेनिग्नो अकीनो जूनियर की मनीला एयरपोर्ट पर कत्ल ने मुल्क को हिला दिया। ये वाकया अवाम के लिए एक स्पार्क बन गया। 1986 में मनीला के एड्सा हाईवे पर लाखों लोग निकल आए, अनआर्म्ड, सिर्फ प्रेयर्स और आवाज के साथ। इस पीसफुल प्रोटेस्ट को पीपल पावर रेवोल्यूशन कहा गया। आर्मी ने भी अवाम का साथ दिया और मार्कस को पावर छोड़कर हवाई भागना पड़ा। कोराज़ॉन अकीनो, जो बेनिग्नो की विडो थी, मुल्क की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी। ये वाकया सिर्फ फिलीपींस ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया कि कौम बगैर खून खराबे के भी एक डिक्टेटर को हटा सकती है। ओवरसीज फिलिपिनो वर्कर्स कल्चर। 1980s के बाद फिलीपींस को एक नए मसले का सामना करना पड़ा, इकोनॉमी। मुल्क में जॉब्स की कमी थी, पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी। हुकूमत ने ओवरसीज फिलिपिनो वर्कर्स को एनकरेज किया कि वो मिडिल ईस्ट, यूरोप और अमेरिका में जॉब्स करें। आज तक 10 मिलियन से ज्यादा फिलिपिनोज दुनिया भर में काम करते हैं। रेमिटेंसेस इकोनॉमी का बैकबोन बन गईं, लेकिन इस कल्चर ने एक सोशल प्रॉब्लम भी पैदा किया। फैमिलीज टूट गईं, पेरेंट्स दूर चले गए और बच्चे अपने मुल्क में अकेले रह गए। डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल चैलेंजेस 1990 से 2000s तक। कोराज़ॉन अकीनो के बाद फिलीपींस ने डेमोक्रेसी का सफर जारी रखा, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और करप्शन का सिलसिला बरकरार रहा। 1990s में नेचुरल डिजास्टर्स और एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस ने इकोनॉमी को हिला दिया। 2001 में अवान ने एक और प्रोटेस्ट किया, जिसे एत्सा 2 रेवोल्यूशन कहा जाता है, और प्रेसिडेंट जोसेफ एस्ट्राडा को हटा दिया गया करप्शन के इल्जाम में। ग्लोरिया मकापागाल अरोया और फिर बेनिग्नो नॉय अकीनो थर्ड ने मुल्क को चलाया। इस दौर में डेमोक्रेसी कायम रही, लेकिन अवाम के दुख दूर नहीं हुए। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और करप्शन बरकरार रहे। रोड्रिगो दुतेर्ते एरा 2016 से 2022 तक। 2016 में एक नया लीडर सामने आया, रोड्रिगो दुतेर्ते। वो दावो सिटी के मेयर थे, जिन्होंने अपने टफ स्टाइल और लॉ एंड ऑर्डर की पॉलिटिक्स से फेम हासिल की। उन्होंने प्रेसिडेंसी जीती और तुरंत एक कंट्रोवर्शियल कैंपेन शुरू किया, वॉर ऑन ड्रग्स। हजारों लोग पुलिस एनकाउंटर्स में मारे गए। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने क्रिटिसिज्म किया
लेकिन अवाम का एक हिस्सा दुतेर्ते को सपोर्ट करता रहा। उन्होंने चाइना के साथ रिलेशंस मजबूत किए और अमेरिका पर कम डिपेंड रहना शुरू किया। लेकिन उनके दौर में प्रेस की आज़ादी और ह्यूमन राइट्स पर सवाल उठने लगे। मार्कस जूनियर एरा 2022 से 2025 तक। 2022 में हिस्ट्री ने एक नया मोड़ लिया जब मार्कस जूनियर यानी डिक्टेटर मार्कस का बेटा प्रेसिडेंट बना। इस इलेक्शन ने दुनिया को हिला दिया। लोगों ने कहा कि हिस्ट्री दोबारा रिपीट हो रही है। लेकिन मार्कस जूनियर ने अपनी कैंपेन में प्रॉमिसेस किए, इकोनॉमी को रिवाइव करना, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना, डिजिटलाइजेशन और मॉडर्न प्रोजेक्ट्स लाना। उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट बनी सारा दुतेर्ते, जो दुतेर्ते की बेटी हैं। आज 2025 तक फिलीपींस के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। पॉवर्टी अभी भी एक बड़ा मसला है। ओवरसीज वर्कर्स पर डिपेंड रहना मुल्क की इकोनॉमी का रिस्क है। साउथ चाइना सी में चाइना के साथ टेंशन बढ़ रही है। लेकिन साथ ही फिलीपींस एक बूमिंग डिजिटल इकोनॉमी और टूरिज्म हब बनने की कोशिश कर रहा है। फैक्ट्स अबाउट मॉडर्न फिलीपींस। नंबर 1, पॉपुलेशन 115 मिलियन से भी ज्यादा 2025 तक। नंबर 2, लैंग्वेजेस 180 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस, लेकिन फिलिपिनो और इंग्लिश ऑफिशियल है। नंबर 3, रिलीजन 80% कैथोलिक्स, लेकिन मिंदानाओ में मुस्लिम्स की बड़ी आबादी है। नंबर 4, इकोनॉमी आईटी सर्विसेज, बीपीओज, ओवरसीज वर्कर्स, रेमिटेंसेज और टूरिज्म बैकबोन है। नंबर 5, कल्चर, म्यूजिक, डांस और फेस्टिवल्स फिलिपिनो सोसाइटी का इंटीग्रल हिस्सा है। नंबर 6, जियोग्राफी 7,641 आइलैंड्स, जिनको पर्ल ऑफ द ओरिएंट सीज कहा जाता है। दोस्तों, आजादी के बाद से लेकर आज तक फिलीपींस का सफर एक रोलर कोस्टर की तरह रहा है। डिक्टेटरशिप, रेवोल्यूशंस, डेमोक्रेसी, करप्शन, वॉर्स, नेचुरल डिजास्टर्स और माइग्रेशन ने इस मुल्क को दोबारा आजमाया है। लेकिन एक बात साबित है, फिलिपिनो कौम रेजिलिएंट है। हर तूफान के बाद वो फिर उठती है। इस 4 हिस्सों की सीरीज में हमने देखा 1, एंशिएंट और प्री स्पेनिश फिलीपींस, 2, स्पेनिश कॉलोनाइजेशन और रेवोल्यूशन, 3, अमेरिकन रूल और जापानीज ऑक्यूपेशन, 4, मॉडर्न फिलीपींस और आज का दौर। फिलीपींस की तारीख एक मिसाल है कि चाहे एक मुल्क कितनी भी मर्तबा गुलामी, तबाही या जुल्म से गुजरे, अगर अवाम में हौसला और उम्मीद हो तो कोई ताकत उसके वजूद को मिटा नहीं सकती।